हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मोशन इन 1D में कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग जो हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिस्टिंग्विश करने के बाद आज हम लोग जो देखेंगे आगे का चैप्टर पे हम मूव कर रहे हैं, उसमें है पहला डिस्प्लेसमेंट बाय पोजीशन वेक्टर। देखो बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा सा वेक्टर का ही पार्ट है। डिस्प्लेसमेंट बाय पोजीशन वेक्टर आपको थोड़ा बहुत मैंने करवाया भी हुआ है, पर अभी थोड़ा सा समझ में आता है। देखिए, एक मान लीजिए एक मेरा क्या था, ए पॉइंट था, ठीक है, ए पॉइंट था। ए पॉइंट से मैं गया हूं कहां? बी पॉइंट पे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ए पॉइंट मान लीजिए कि 2,3 था, बी पॉइंट था मान लीजिए 6,3 या 6,1 है, ऐसा, या उल्टा हो गया होगा। x ज्यादा आना चाहिए ना। x में लिखता हूं इधर 5,y2 या x लिखता हूं 1,6, ठीक है, अभी बराबर है। तो यहां पर a पॉइंट है, वहां पर b पॉइंट है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अभी मुझे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a टू b। बोलो बात समझ में आ रही है? कैसे निकालना है? देखो, ओरिजिन से लेकर जो ए है, ये है मेरा ओ ए, ठीक है। ओ ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अगर आपको ध्यान में हो तो पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखते हैं? xi यानी 5i प्लस 2j। बोलो बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो OB वेक्टर है, ये होगा O to B। OB इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो OB वेक्टर क्या होगा? वो होगा i प्लस 6j, वो होगा i प्लस 6j। और OA को बेसिकली हम स्मॉल a बार भी लिख सकते हैं। OB को, जो भी O से जुड़ा होता है, OA को a बार लिखेंगे, OB को b बार, OM को m बार। बोलो बात समझ में आ रही है? इस वाले ट्राइंगल में OAB में, ये मेरा OAB है। सो O से लेकर A से लेकर B, ये ऐसा। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा? O से लेकर A आए, A से B, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ये ऑपोजिट ऑर्डर का है। तो OB बार क्या लिखा जाता है? OB बार लिखा जाएगा OA बार प्लस AB बार। जो बच्चे हमारे साथ, अभी मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा सिंपल, पर OA बार ट्राइंगल लॉ से, हाँ, जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको थोड़ा सा मे भी डिफिकल्ट हो सकती है, वो वेक्टर्स का लेक्चर समझेंगे तो वो अच्छा समझेगा। तो O से A गया, A से B गया, तो यानी O से B गया, B तक मैं कैसे जा सकता हूं? एक तो OA, AB या डायरेक्ट OB। बोलो बात समझ में आ रही है? तो OB रिजल्टेंट है किसका? OA और AB का। हेड टेल मेथड आपको याद होगा, इसका हमको क्या लेना है? टेल लेना है, और इसका हेड। तो उस तरह से हमने किया हुआ है। तो AB बार क्या होगा? देखो, वो होगा OA बार, हाँ, AB बार क्या होगा? देखो, इसको इधर लेके गया तो वो होगा OB बार माइनस OA बार। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, OB बार कितना होता है? आपको पता है OB बार कितना होता है? वो तो B बार है, तो B बार माइनस A बार।
ये होगा ए बी बार। तो अगर वेक्टर फॉर्म में कोई भी दो पोजीशन दी जाए तो ए बी बार क्या है, बी बार माइनस ए बार। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर एल एम बार दिया जाता, अगर इनिशियल पोजीशन एल होता, फाइनल पोजीशन एम होता वेक्टर में, तो मैं क्या लिखता, एम बार माइनस एल बार। पी क्यू बार निकालना हो तो सेकेंड वाला पहले आता है, क्यू बार माइनस पी बार। आर एस वेक्टर हो, सिंपल शॉर्टकट, ये तो मैंने बीच का बेसिक बताया। आर एस बार क्या होगा, एस बार माइनस पी बार, एस बार माइनस आर बार। yz लिखना हो तो yz क्या होगा, z बार माइनस y बार। तो नेक्स्ट माइनस इनिशियल, नेक्स्ट माइनस इनिशियल करना होता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ए बी बार इक्वल टू बी बार माइनस ए बार होता है, बी बार माइनस ए बार। तो बी बार को पुट करो, बी बार पुट करेंगे तो i प्लस 6j माइनस क्या होगा, 5i प्लस 2j। बोलो बात समझ में आ रही है। तो i माइनस 5i तो माइनस 4i आ जाएगा, और 6j माइनस 2j प्लस 4j होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो a टू b डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं मिली है, ये तो वेक्टर मिला। डिस्प्लेसमेंट उसका लेंथ कैसे मिलेगा, लेंथ मिलता है इसके मैग्नीट्यूड से। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। आप भी धीरे धीरे जब वेक्टर का मैं लेक्चर आप देखोगे तो वो भी आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। इतना फिलहाल आप इतना समझिए, ए बी निकालना हो तो बी बार माइनस ए बार, लेंथ निकालना हो तो कोएफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये होगा 4√2 मीटर, सिंपल एज दैट, 4√2 मीटर। इतना ही, यानी पीछे का इतना ही लगता है, बाकी कुछ नहीं लगेगा। और बात समझ में आ रही है। तो आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज करके आप इतना पूरा लिख सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्या बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। सिंपल है, बहुत ही क्या डिफिकल्ट नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट है, मैं बोलूं अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू 3 1 एट 2 पॉइंट B। ये क्या है, -1 4 5। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल है। देखो जो ए बार है वो क्या लिखा जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस k। 2i प्लस 3j प्लस k, ये ए बार। और जो बी बार है वो क्या लिखा जाएगा, -i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू बी है डिस्प्लेसमेंट, पहले ए पॉइंट पे था। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे देखा जाता है। तो ए बी बार, तो एक्चुअली ये क्या होता है, बी बार माइनस ए बार। बहुत लोग बी, देखो बी क्या था, मैं स्टार्ट यहां से किया ए से, गया बी तक। बहुत लोग इसको अच्छे बुक्स में आपको ये भी मिलेगा, इसको बोलेंगे इनिशियल, आर इनिशियल, इसको बोलेंगे आर फाइनल। आर रिप्रेजेंट्स पोजीशन, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो कुछ अच्छे बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखो बी बार तो वही मैं बोल रहा हूं, ए बी डिस्प्लेसमेंट है तो बी माइनस ए है, तो बी क्या है, फाइनल पोजीशन, ए क्या है, इनिशियल पोजीशन। बस सिंपल, वो तो पीछे का थ्योरी था जो मैंने आपको बताया।
कैसे ये वेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। पर अगर आपको उसके नॉलेज ना भी हो वेक्टर का, तो आप बोल सकते हैं ये फर्स्ट पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ही तो करना है। तो फाइनल पॉइंट क्या है मेरा, माइनस आई प्लस 4j प्लस 5k, और इनिशियल पॉइंट क्या है मेरा 2i प्लस 3j प्लस k। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये माइनस आई है, माइनस 2i है तो ये माइनस 3i हो जाएगा, 4j माइनस 3j तो ये प्लस j होगा, 5k माइनस k तो ये प्लस 4k होगा। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वाला पूरा भाई, ये डिस्प्लेसमेंट हुई है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड लेना हो भाई, अगर वैल्यू देखनी हो तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये होगा -3 का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 16, तो ये कितना होगा 10√26 मीटर इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट। बोलो बात समझ में आ रही है? सिंपल एज दैट। अभी कुछ नहीं है, टाइम पास है। मैं बोलूं कि एक बॉडी है, वो P पॉइंट से, P पॉइंट है 1 2 1, कहां गया है, Q पॉइंट पे गया है, कहां पर है वो 2 1 1। फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप P बार क्या करोगे, I प्लस 2j प्लस k, Q बार क्या करोगे 2i प्लस j प्लस 2k। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। यहां से बॉडी यहां पर गया है, अगर बोलते थे Q से P गया है तो ये इनिशियल होता, ये फाइनल होता। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट होगा PQ बार, क्योंकि P से बॉडी Q पे आया है। अगर मैं बोलूं मैं स्टार्ट Q से कर रहा था तो QP आएगा डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। तो पर PQ आया तो Q सेकेंड है, तो मैं कैसे लिखता हूं, फाइनल पोजीशन। PQ का मतलब क्या है, P से Q तक आया है, ठीक है, और QP का मतलब है Q से P तक आया है। PQ लिखा तो Q बार माइनस P बार, तो Q बार कितना है 2i प्लस j प्लस 2k माइनस P i प्लस j 2j प्लस k। सो 2i माइनस i आएगा, j माइनस 2j माइनस j 2k माइनस k तो प्लस k होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इसका डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड भी निकाला तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √3 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? सिंपल, अभी टाइम पास है, आप समझ चुके होंगे। अच्छा, मैं QP बोलता, QP बार बोलता तो आप क्या निकालते, P बार माइनस सेकेंड वाला हमेशा पहले लेते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, अभी आपको पता है कि स्पीड क्या होता है। आप स्क्रीन रिवर्स करके पॉज करके पूरा ये लिख लीजिए, हाँ, एक एक चीज। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं चीजें। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ये क्लीन कर देते हैं अच्छी तरह से। ओके, तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं। देखिए, स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये जो है, जैसे कल मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था।
अगर स्पीड को टाइम से डिवाइड किया जाए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है। भाई कितने डिस्टेंस में, जैसे मान लो कि मैं सोलापुर टू पुणे गया, कितना है ये डिस्टेंस, मान लो ये 240 किलोमीटर था, और क्या हो गया, मैंने ये पूरा भाई सोलापुर से जब निकला और पुणे पहुंचा तो ये पूरे डिस्टेंस को मेरे को 6 घंटे लगे थे। कितने लगे थे? 6 घंटे। तो स्पीड कितना था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कितना होगा 240/6। तो ये क्या होगा 6 1 जा 6 4 जा, तो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया हूं मैं। 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया, इसका मतलब क्या है, हर एक आवर में मैं 40 किलोमीटर पास कर रहा था। पर ये तो एवरेज स्पीड है, ये जो हम अभी तक आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी है। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी है। आप मेरे को बताइए, क्या मैं हर टाइम ये कांस्टेंट स्पीड से ही चल रहा था क्या मैं 40 किलोमीटर पर आवर से ही चल रहा था क्या हमेशा? देखिए हाईवे होगा तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई होगी, 60-70 पे गई होगी। अगर सिग्नल आया होगा तो क्या होगा, मैं कहीं तो रुका रहूंगा, हाँ 30-50 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए रुका रहूंगा सिग्नल पे, कहीं चाय नाश्ता के लिए रुके रहेंगे। ये स्पीड क्या बता रहा है, ये स्पीड बता रहा है कि कंटिन्यूसली अगर 1 घंटे में मैं 40 किलोमीटर कवर करूं तो 6 घंटे में मेरा जर्नी कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड, बट इट डज नॉट गिव अस द आइडिया अबाउट हाउ द बॉडी इज मूविंग। ये सिर्फ रफ आइडिया देता है कि हाँ रफली सर ने 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर किया होगा। कभी ये स्पीड ज्यादा हुई होगी, कभी ये कम हुई होगी, कभी रुके रहेंगे, कभी चाय नाश्ता, पर एवरेज समझते हो ना कि 1 घंटे में लगभग 40 किलोमीटर ही ट्रेवल हुआ है। फिर कभी वो 60-70 था, कभी 10-20 था, कभी 0 था, कभी रुके थे, कभी चले थे। पर ये तो मेरे को बोल रहा है, ये जो दे रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है कंटिन्यूसली, तो 6 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर होगा। पर ऐसा तो है नहीं। ये एक्चुअल मोशन का हमको क्या करता है भाई, एक्चुअली गाड़ी अगर मैं मान लो ये ट्रैवल चल रहा था, अगर ट्रैवल ये चल रहा था और मैं किसको फोन करूं, हाँ चिंटू और बिंटू दोनों चल रहे थे कार में, मैं पूछूं स्पीड कितना है, तो शायद कभी मेरे को 40 आंसर आया ही नहीं। जब वो गाड़ी चला रहे थे दोनों जन, चिंटू पिंटू, तो शायद कभी 40 पे रुके ही नहीं थे। या तो उनका स्पीड 60 था, या तो बिल्कुल कम था, 10-20 पे था। ये तो एवरेज आउट आंसर है। तो आपको फील देने के लिए मैं ये पूरा डिटेल में बता रहा हूं। मैं कभी भी फोन करूं तो कभी उन्होंने 40 मेरे को बोला ही नहीं। बोलो बात समझ में आ रही? दिस इज एवरेज स्पीड। टोटल जर्नी की बात क्या हो गई? जब टोटल जर्नी की बात हो तो एवरेज स्पीड बात की जाती है। पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, ये क्या होता है? एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट आपको पता है, 1 सेकेंड इंस्टेंट। जैसे मान लो हमारा जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो क्या बताता है? स्पीड एट दैट इंस्टेंट। चिंटू पिंटू चला रहे, मैंने बोला स्पीड कितना है, वो देखेंगे स्पीडोमीटर में, सर 60 किलोमीटर से चल रहे हैं।
उस इंस्टेंट पे। बोलो बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कितना है, 35 किलोमीटर है। अगले ही क्षण मेरे को वो 35 बताया, नहीं सर अभी 37 हो गया। काटा। हर एक सेकेंड पे चेंज होगा। जो हर एक मूवमेंट पे स्पीड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। और एक दूसरा कुछ नहीं होता है, आप समझने की कोशिश करो। देखो मैंने अभी पॉइंट ए मान लो सोलापुर लिया, ये पॉइंट बी कोल्हापुर लिया या पुणे लिया। ये डिस्टेंस कितना था? 240 किलोमीटर 6 घंटे में। तो अभी स्पीड कितनी है? ये 40 किलोमीटर पर आवर है। ये पूरे 6 घंटे के लिए स्पीड है, पर एट इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी उस इंस्टेंट पे चाहिए। अगर मान लो ए टू बी मैंने लिया 500 मीटर और ये 500 मीटर 10 मिनट में कवर हुआ है, तो स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस 500 अपॉन 10 मिनट्स, तो 0 ये होगा 50 मीटर पर मिनट। अभी भी देखो पर मिनट यानी ये हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो गया क्या सर? 50 मीटर पर मिनट। 1 मिनट के लिए ये स्पीड है, ये 1 घंटे के लिए ये स्पीड है, यानी 1 घंटा सेम रहेगा स्पीड। पर स्पीडोमीटर तो हर क्षण उस क्षण पे स्पीड चाहिए हमको, इंस्टेंटेनियस क्षण समझते हो ना, उस मूवमेंट पे, उस इंस्टेंट पे। 1 मिनट भी यानी काफी। क्या 1 मिनट पे वो स्पीडोमीटर एक जगह पे रुकता है? नहीं रुक सकता वो, ठीक है? वो चेंज होते रहेगा, कम ज्यादा होते रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? मान लो कि मैं ए बी बोलूं 25 मीटर डिस्टेंस चेंज हुआ 1 सेकेंड में, 25 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ 1 सेकेंड में, तो स्पीड इक्वल टू ये भी जो होगा ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये कितना होगा? 25 मीटर पर सेकेंड। पर 1 सेकेंड को भी फिजिक्स में बहुत बड़ा माना जाता, इसको भी इंस्टेंट नहीं बोला जाएगा। देखिए जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये स्क्रीन पॉज करके आप जो भी है, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बराबर है ना? पर 1 सेकेंड को भी एक इंस्टेंट नहीं माना जाएगा। देखो मैं क्या करते जा रहा हूं, फॉर्मूला वही लगा रहा हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर इंस्टेंट के लिए, इंस्टेंट यानी बहुत कम टाइम, तो टाइम को रिड्यूस करते जा रहा हूं मैं। टाइम को क्या करते जा रहा हूं? रिड्यूस करते जा रहा हूं। तो इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए टाइम क्या चाहिए? बहुत ही छोटा चाहिए। बहुत छोटा यानी क्या? सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 0। तो स्पीड इक्वल टू 0 तो नहीं ले सकता, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो आता है। डिस्टेंस को डेल्टा एक्स से, या कुछ बुक्स में डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को डेल्टा यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, या ऐसे भी लिखते हैं एस बाय टी बी। और यहां पर एक लिखते हैं लिमिट एज टी टेंड्स टू 0। t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जो टाइम है, टाइम इज टेंडिंग टू 0। टेंडिंग यानी 0 नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है। 0 नहीं है, 0 की तरफ जा रहा है। t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? ये टाइम 0 नहीं है। लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0। टाइम 0 है नहीं, बरोबर है? टेंडिंग टू 0 का ये टाइम 0 नहीं ले सकते हूं मैं, पर हमको इतना छोटा टाइम चाहिए। मान लो कि वो लगभग 0, t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? t इज इक्वल टू 0.0000001। जब ये स्पीड पे, ये एक कंडीशन लगाई है मैंने एक मैथमेटिकल कंडीशन है। ये क्या है? एक मैथमेटिकल कंडीशन है। लिमिट एज टी टेंड्स टू 0, लिमिट एज टी टेंड्स टू 0, ये एक मैथमेटिकल कंडीशन है। अगर ये कंडीशन डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ आए
या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के साथ आए, तब ये स्पीड नहीं कहलाती है, तब इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा सर, इसका मतलब कभी भी मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना हो तो ये मैं कुछ नहीं लिखूंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखना हो तो मैं लिखूंगा वही डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर साइड में एक कंडीशन लगा दूंगा कि लिमिट एज t टेंडिंग टू 0। ये t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? t लगभग 0 है। t क्या है? लगभग 0 है। ये t टेंड्स टू 0 का मतलब यही होता है। कोई भी नंबर, जैसे अगर t टेंड्स टू 13 हो तो t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू क्या है? 13 के बहुत नजदीक, या तो वो 12.9999 ऐसा है, या तो t की वैल्यू जस्ट 13 से ऊपर है, पर 13 नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन आए भाई, हम लोग वो वैल्यू नहीं ले सकते पर उसके बहुत करीब वैल्यू लेते हैं, तो मैथ्स में हम उसको ऐसे लिखते हैं। इतना ज्यादा टेंशन मत लो, इतना ज्यादा उसका यूज नहीं है, पर आपको फील दिलाने के लिए। तो ये क्या है? अगर t 13 है तो t टेंड्स टू 13 है, इसका मतलब क्या है कि t 13 नहीं है, 13 होने वाला है या 13 हो गया है, पर 13 नहीं है। सर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन। इफ एनी वैल्यू इज टेंडिंग टू 13, t टेंड्स टू 13 का मतलब है t एग्जैक्टली 13 में नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। क्या ले सकता? t इक्वल टू 12.99999 या फिर t इक्वल टू 13.00001, पर 13 नहीं। t के 13 के एकदम नजदीक की वैल्यू, जितना नजदीक हो सके, पर एग्जैक्टली 13 नहीं ले सकता। तो t टेंड्स टू 0 का मतलब है t 0 तो नहीं लूंगा, टाइम 0 का कुछ, इट इज मीनिंगलेस, बट t टेंड्स टू 0 यानी 0 से जितना मेरे पास पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट है, जितना मेरे पास पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट है, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, वो लेकर स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू लो 0 की। तो जब आप टाइम उतना छोटा लोगे, उस छोटे टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो जाएगा, उसका जो रेशियो होगा, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको t टेंड्स टू 0 क्या है? 13 होने लगा हूं या 13 हो गया हूं, पर 13 नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है? तो जब मैं ये स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख ले तो सिंपल है, बस आपको फील दिलानी थी, इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में भावनाओं में बह गया। अभी मेरे को लग रहा है कि मे भी कुछ ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। तो जब एवरेज स्पीड या वेलोसिटी की बात चले, तो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी की बात चले, तो एवरेज स्पीड का क्या रहता है? टोटल डिस्टेंस, पूरे जर्नी का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर अगर बात चली है इंस्टेंटेनियस स्पीड की या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो ये क्या होता है? इट इज नथिंग बट लिमिट एज t टेंड्स टू 0, टाइम टेंड्स टू 0, फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी रेशियो डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ये भी रेशियो, पर ये टोटल के लिए, बहुत बड़े वैल्यूज के लिए है, पर ये टाइम जब बहुत ही छोटा हो उसके लिए बोलते हैं। हाँ, आप समझ सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, मैं फोन कर रहा हूँ, कितनी स्पीड चल रही गाड़ी की, आप स्पीडोमीटर पे देखोगे, बोलोगे 30 किलोमीटर, पर वो नेक्स्ट ही मूवमेंट जैसे ही मैंने यानी तो आपने 30 किलोमीटर भी नहीं बोला होगा मुंह से, वो स्पीड चेंज हो गई, नहीं सर अभी 31, फिर से चेंज हो गई। तो हर मोमेंट वो जो चेंज होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड रहती है। बाकी दीज आर रेशियो ऑफ दिस ओनली। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एज
t टेंड्स टू 0, डिस्टेंस को जैसे मैंने बताया चेंज इन पोजीशन डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखेंगे। अच्छा, और बहुत ही छोटे ये क्या है, डेल्टा रिप्रेजेंट मैंने पहले भी बताया है चेंज, और बहुत ही छोटा चेंज हो, हाँ डेल्टा कब यूज करते हैं, चेंज के लिए, मतलब बात समझ में आ रही है। पर इफ चेंज इज वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, जैसे यहां पर t का है टेंडिंग टू 0, वेरी स्मॉल चेंज, तो ये क्या लिखेंगे, dx, वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम लोग d का यूज करते हैं, तो ये dx अपॉन dt इटसेल्फ, या इसको कुछ बुक्स में डिस्प्लेसमेंट को एस से भी लिखते हैं, तो ds अपॉन dt भी बोलते हैं। तो ये ds और dt इटसेल्फ रिप्रेजेंट कि ये जो चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, फिर आपको कंडीशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों से एक्वेंटेड हो जाओगे, डरो मत। तो ds अपॉन dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप वो जो छोटे चेंज है उसको d से रिप्रेजेंट, dt मीन स्मॉल चेंज इन टाइम, ds मीन स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा, इससे और एक भी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप तो कॉपी करते जाइए। स्पीड आपको पता है ये इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम तो बेचारा क्या है, वेलोसिटी, वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस के सभी प्रॉपर्टीज थे वो इसको लगेंगे। ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डायरेक्शन के डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, ठीक है। दोनों कल जैसे मैंने बताया था, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी कब होगा, वही केस मैंने कल बताया था ना, या तो स्ट्रेट लाइन में चले दोनों या फिर रेस्ट पे रहे, तभी स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। अच्छा, उसके अलावा स्पीड और वेलोसिटी में जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के थे, सभी जो डिस्टिंग्विश कल लिखे थे वो भी यहाँ पर भी एग्जैक्टली मैच होते हैं। कुछ नहीं है, आज मैंने आपको फील दी है लेक्चर की, कल इसके ऊपर सम्स भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इतना ध्यान से लिखिए, रीड कीजिए, फिर हम कल इस पे बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।